तो इस कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की लड़की को दिखाने से, जो दरअसल एक शार्क रिसर्चर थी। वो अपनी साथियों के पास स्पेसिफिक ओशन में आई हुई थी, शार्क को ट्रैक करने, जिसका नाम लिलिथ था। सोफिया और उसकी टीम पिछले काफी टाइम से लिलिथ को ट्रैक कर रहे थी, और आज भी इनकी यही सोच थी कि लिलिथ कब इनकी रडार में वापस आएगी और ये लोग उसका सैंपल लेकर उस पर रिसर्च करेंगे। और फिर अचानक इन रडार में ऐसी सिग्नल्स मिलने लगती है जैसे वह शार्क लिलिथ इनके एरिया में आ रही है। इसलिए टीम के 4 लोग, जिनमें सोफिया का हिस्पन भी शामिल था, वह समंदर में कुछ पड़े और लिलिथ को ढूंढने लगते हैं। जहां तब इन्हें एक वेल का बेबी दिखाई देते हैं, जो हालांकि था तो बच्चा ही, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा था। और डरा देने वाली बात यह थी कि वो बेबी वेल मरा हुआ था, जिसके जिस्म का आधा हिस्सा गायब था। अब ये लोग सोच रहे थे कि इस वेल का कातिल कौन हो सकता है कि तब इनके सामने वेल का खूनी आ ही जाता है। जी हां, वो और कोई नए लिलिथ ही थी, जो अब इनके सामने आ चुकी थी, जिसे देखकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जब इन्होंने लिलिथ को एग्जामिन किया था तो वो बस 2.5 मीटर की थी, और अब लगभग वो 7 मीटर की हो गई थी। यानी सिर्फ 2 महीने में वो 3 गुना बढ़ गई थी, जो बात सच में काफी चौंका देने वाली थी। अब यहां समझदारी तो ये थी कि इन लोगों को अपनी जान बचाकर चले जाना चाहिए था, लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती सूफिया का हिस्पेंड कर देते हैं। अपनी मौत को सामने देखने की बावजूद भी उसे सैंपल लेने की पड़ी हुई थी, इसलिए वो शाल की बॉडी से सैंपल लेने की चिकन में लिलिथ को स्टैप कर देते हैं। और बस फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। लिलिथ कंट्रोल से बाहर होकर टीम के 4 लोगों पर हमला कर देती है, और उन्हीं बुरी तरह काट कर टुकड़े तक साथी कश्ती में सीबस्थी नजारा दोस्त ही देख पा रही थी। हालांकि वो भी काफी डर गई थी। जब कुछ अवन होता है तो सोफिया भी ओशन में कुछ जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई जिंदा बचा होगा, लेकिन वहां पर तो बस टीम के लोगों के कटे पट्टे जिस्म के टुकड़े थीं, जिन्हें बुरी तरह लिलिथ ने मार दिया था। हर तरफ खूनी खून ठेला हुआ था, और अब तब लिलिथ सोफिया के सामने भी आ जाती है, जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। वो अब सोफिया पर भी हमला करके घसीट कर उसे अपने साथ ओशन में ले जाने लगती है, पर किसी तरह सोफिया अपनी जान बचा लेती है और यहां से सीन चेंज होकर आता है सीधा 3 साल की बाद, जहां सोफिया ने अब शार्क्स पर रिसर्च करना बंद कर दी थी, और अब वो एक एक्वेरियम गाइड का काम किया करती थी, जहां आने वाले बच्चों को वो मछलियों और उनकी बारे में बताया करती थी, जो जिस बच्ची काफी इंजॉय भी करती थी। अब यहीं पर हम एक लड़की मीका को देखती हैं, जो एक मरीन एक्टिविस्टी समंदर के बारे में रिसर्च और जानकारी रखने और देने वाली वो एक कंपनी को चिल्ला रही थी, जिसका नाम सेवियर्स ऑफ से था, जिनका काम ही मरीन लाइफ को बचाना था। यानी समंदर में रहने वाले हर क्रिएचर की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी थी। अब मीका सोफिया से जाकर मिलती है, जिसे वो अपने हेडक्वार्टर ने आती है, और उसे दिखाती है कि लिगद शार्ट, जिस पर सोफिया कुछ साल पहले रिसर्च कर रही थी, वो कुछ ही टाइम में पेरिस के एक रिवर में आ रही है, यानी कि इनके शहर के रिवर में, और बस पेरिस के रिवर में एंटर होने ही वाणी। इसलिए मीका यहां चाहती है कि सोफिया लिलिथ को एग्जामिन करने में उनकी मदद करे, जिस पर सोफिया कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर शार्क्स मोशन की बदलने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और हां, पैसिफिक ओशन से रिवर में आना थोड़ा मुश्किल है। लिलिथ तो क्या कोई भी शार्क रिवर के ताजा पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए वो यहां आने से पहले ही वापस लौट जाएगी। अब इस वजह के साथ साथ सोफिया का सदमे सी भरा माजी भी था, जो उसे शार्क पर एग्जामिन करने और उसे ट्रैक करने से रोक रहा था। इसलिए कुछ इस साथ की वजहें देकर सोफिया वहां से चली जाती है। अब हम 2 लड़कों को उसे सन रिवर की पास खड़ा देखते हैं, जिन्हें रिवर से 2 छोटे छोटे मिसाइल्स मिलते हैं। तब यहां पर पुलिस आकर सभी मिसाइल्स को इकट्ठा कर लेती है और सबको बताती है कि दूसरी जंग की बाद से इस रिवर में छोटे छोटे मिसाइल्स और उनकी शेल्स मिलती रहती हैं, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अब रात के टाइम मिका अपने एक दोस्त के साथ सन रिवर में आती है, जो यहां हुए कार एक्सीडेंट की जांच करने आई थी, पर असल में वह तो यह एग्जामिन करने आई थी कि क्या लिलिथ इस रिवर में आ गई है। इसलिए मिका की दोस्त रिवर में कुछ जाती है, जहां वह शार्क की बड़े बड़े पंजों के निशान देखती है। पर तब यह पुलिस भी आ गई थी इन दोनों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इस राह किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करना गैर कानूनी था। इसलिए पुलिस मीका को पकड़ लेती है, जबकि उसकी दोस्त किसी तरह वहां से भाग निकलती है। अब हम सोफिया को देखते हैं, जो अब निरित को ट्रैक कर पा रही थी, और उसे पता चलता है कि हां, निरित सन रिवर में आ चुकी है। अगली सुबह पुलिस उस आदमी की लाश रिवर से निकालते हैं, जिसकी कल रात कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब लाश की हालत भी देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं,
क्योंकि उसकी लाश का आधा हिस्सा वाइप था। उसे देखने से साफ लग रहा था जैसे किसी बड़े से जानवर ने इसकी लाश को खाया है। अब यहां रिवर के बाहर ऑफिसर्स के साथ सोफिया और मीका भी थी, और सोफिया साफ लफ्जों में उन्हें बता देती है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि निलित का ही है, और अब हमें शार को रोकना होगा अगर हम चाहते हैं कि लोग ऐसा शार के हाथों ना मरें। पर यहां मीका इस बात को वल्लद अंदाज में कुछ यूज समझ लेती है कि अगर हम चाहते हैं कि शार्ट लोगों को ना मारे तो हमें शार्ट को मारना होगा। उसी लग रहा था कि ऑफिसर्स सोफिया के साथ मिलकर शार्ट को मार देंगे, तो बस इसीलिए वह शार्ट को बचाने के काम पर लग जाती है, क्योंकि जाहिर है वह मरीन सेवियर है, समुद्री क्रिएचर को बचाने वन, तो इसलिए वह ऐसा कर रही। पर सोचने वाली बात तो यह गलत ही है कि एक शार्ट लोगों को मार रही है लेकिन वह उसे बचाना चाहती है। अगले दिन ऑफिसर्स और सोफिया संड रिवर में आ जाती हैं। उनका प्लान था कि वह रिवर में जाकर सीधा शार को पकड़ लेंगे। तब सोफिया शार को ट्रैक करने में उनकी मदद कर रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वह लोग शार को देखने ही वाली थी, लेकिन मीचा यहां बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है। वह अपनी हैकर दोस्त की मदद से सोफिया के ट्रैकर की सिग्नल को खराब कर देती है, जिससे कि अभी लोग शार को ट्रैक नहीं कर पाते, और इससे जाहिर है उन ऑफिसर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा आ गया था जो रिवर में गई थी। पर लिलीट उस तरफ नहीं जाती और अपना रोड बदले लेती है, जिससे ऑफिसर्स को अपनी जान बचाने का मौका मिल जाते हैं और वो सही सलामत बाहर आ जाते हैं। पर यह काफी सीरियस कंडीशन बन जाती है कि शहर के बीचों बीच सन रिवर में मॉन्स्टर शार घूम रही है, इसलिए ऑफिसर्स ये बात जाकर मेयर को बता देती हुए कहती है कि कैसे भी करके उस शार को रोकना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद उसी संड रिवर पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसे वह किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं कर सकती। इसलिए ऑफिसर्स नित को रोकने के बारे में सोचने लगती हैं, जिसके मीटर एक वीडियो बनाती है और उसे खुफिया तौर पर कई साली मरियन एक्टिविस्ट के पास दे देती है, और इस शार के बारे में बताते हुए कहती है कि गवर्नमेंट उसी और उस जैसी और भी शार्ट्स को मारना चाहती है, इसलिए हमें आगे आना होगा और इन्हें बचाना होगा। विश की शार्क हम लोगों को खाई क्यों ना जाए। फिर वह कहती है कि इसके लिए आज जगह में पेरिस की कैटाकॉम में आना होगा। कैटाकॉम दरअसल पेरिस के नीचे बनाई गई एक टनल सुरंगें जो पूरे पेरिस के नीचे फैली हुई है। अम्मी का अपना पूरा प्लान अपने साथियों को बता देती है, लेकिन उससे पहले उसकी एक दोस्त पुलिस के पास पहुंच गई। उन्हें इस खुफिया प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है, जहां उन लोगों को पता चला कि इस टाइम शार्ट पेरिस की कैटाकॉम में ही है। जैसे ही रात हुई, मीका उन मरीन एक्टिविस्ट के साथ कैटाकॉम आ जाती है, जहां सोफिया और ऑफिसर्स भी आ गई थे, क्योंकि उन्हीं भी मीका के प्लान के बारे में पता चल गया था। यह ऑफिसर्स और एक्टिविस्ट की बेच बहस होने लगी, जहां तभी मीका कैटाकॉम रिवर में कूद जाती है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि शार्क्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। और फिर तभी वहां एक शार्क आ जाती है जो निर्ध तो नहीं थी, जिसके साथ वहां और भी कई सारी शार्क आ जाती है। और बस फिर क्या था, शार्क ये साबित करती है कि सच में शार्क इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है और इंसानों को तो नहीं छोड़ती। वह मेका पर बुरी तरह हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी मौत देती है, यानी उसकी जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर सारे मरीन एक्टिविस्ट घबराते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। और उनका फजूल सा जो प्लान था मरियन की लाइफ को बचाने का, वो पूरी तरह तबाह हो गया था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि हर चीज बने ही वो कोई जानवरे क्यों ना हो बचाने वाला नहीं होता। कुछ आपकी जान की दुश्मन भी होती हैं, जिन्हें रोकना और मारना भी पड़ता है। इससे बीच बहुत सारे एक्टिविस्ट रिवर में गिर पड़ते हैं और शार्क्स का खाना बन जाते हैं। हर तरफ शार्क्स रिवर में इंसानों के टुकड़े टुकड़े करते नजर आ रहे थीं। खूने खून भेना होने खून भेना हुआ था। पर जैसी तैसे इस सूरते हाल को काबू करने लिया गया। बची हुई लोगों को सही सलामत वहां से बचा लिया जाता है, जिस दौरान एक शार्क को भी मान दिया गया था।
जिसे अब सोफिया चेयर करने लगती है। उसे पता चला कि ये शार्क एक फीमेल है जो तकरीबन 2 माह की है, प्रेग्नेंट भी है, और हैरानी वाली बात कि इसके पेट में ढेरों शार्क की बच्ची है। तो चलता है कि शार्क एक ऐसी प्रोसेसी बच्ची पैदा कर रही है जिसमें वो एक टाइम में बहुत ज्यादा बच्ची पैदा करने की काबिल होती है, वह भी बहुत ही जल्द छोटी अवर में, जो चीज बहुत खतरनाक है क्योंकि ऐसे इनकी तादाद बहुत ही कम टाइम में बढ़ सकती है। और तो ये ताजा पारी में भी सरवाइव कर सकते हैं, जो चीज इन्हें इनकी मां लिविट से मिली, जिसने क्लाइमेट की मुश्किलात को झेलते हुए फ्रेश पानी में जीना सीख लिया था। यह लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यह शार्क्स हजारों की तादाद में हो सकते हैं जो सारे कैटाकोम में रह रहे होंगे, इसलिए वह फैसला करते हैं कि हम कैटाकोम में धमाके करेंगे जिससे सब शार्क वहीं माने जाएंगे। अब अगले दिन वह स्विमिंग इवेंट आ जाता है जहां एक टाइम में बहुत सारी लोग रिवर में स्विमिंग करेंगे, तैरेंगे। क्योंकि यह बात लोगों को नहीं बताई गई थी, मेयर को शार्क आने का खतरा था, लेकिन वह इवेंट को अपने फायदे के लिए कैंसिल नहीं करती, बल्कि ऑफिसर्स और ट्रेन मरीन को रिवर में उतार दिया गया। वह निगरानी करने लगते हैं, जहां रिवर की एक साइड पर काफी बड़ा जाल बांध दिया जाता है ताकि अगर कोई शार्क इस तरफ आए तो उसमें बैठ जाए। जबकि सीनियर ऑफिसर सोफिया और अपने साथियों के साथ कैटाकॉम में आ गया था क्योंकि वहां की मेन जगहों पर धमाके करने वाली थी। सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच गई। सीनियर ऑफिसर और सोफिया एक साथ है। वहां अंधेरा था जिसे सीनियर ऑफिसर ने फ्लैश लाइट ऑन की। हम बहुत ही डरावना सीन देखते हैं। ऑफिसर की चारों तरफ हजारों की तादाद में छोटे छोटे शार्क्स के बच्चे घूम रहे थे, जिससे वो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि हालांकि ये बच्चे थे, लेकिन इतनी ताकत बढ़ते कि किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। क्योंकि छोटे होने के बावजूद इनका साइज काफी बड़ा था। सभी बॉम्ब्स को अपनी अपनी जगह पर फिक्स कर दिया गया था, लेकिन बॉम्ब्स के फटने से पहले एक शार्क सीनियर ऑफिसर पर हमला कर देती है, पर वो किसी तरह बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे हालांकि वह खुद तो काफी जख्मी हो गया था, लेकिन शार्क के कुछ बच्चे मर जाते हैं और सीनियर ऑफिसर को ऊपर कीजिए जाता है। अब जब सोफिया वापस नीचे रिवर में जाती है तो उसके सामने से लिलिट गुजर रही थी, जो अपने बच्चों की लाशों की टुकड़े देखकर काफी दुखी हो गई थी और गुस्से में भरी हुई थी, और वह सोफिया को तो देख नहीं पाती, लेकिन गुस्से से भरी हुई उस जाल को तोड़ देती है और उस जगह आ जाती है जहां स्विमिंग रेस शुरू हो गई थी। अब लिलिट यहां आकर एक आदमी की एक ही झटके में 2 टुकड़े कर देती है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मचाती है। और तब यहां बहुत सारे शार्क्स भी आ जाती हैं, जो जाहिर है लिलिट के कहने पर ही आए थे। यह शार्क्स कैटाकॉम में नहीं रह रहे थे, इसलिए धमाके से नहीं मरे और उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। यह शार्क्स रिवर में तैर रहे लोगों पर बुरी तरह हमला कर देती है। एक ही पल में रिवर खून से नार हो गया, हर तरफ उनकी नाशुक की टुकड़े टुकड़े बिखा गई थी। इसी के साथ यह सबसे बड़ी गलती यह हुई कि ऑफिसर ने शार्क को स्नाइपर से शूट कर दिया, जिसके कुछ निशानी पानी में पड़े मिसाइल पर लग जाती है, जिस दूसरी जंग से वहां पड़े हुए थी, लेकिन डिफ्यूज नहीं थी, बुरी तरह एक्टिव थी, जिससे होता यह है कि एक मिसाइल की फटनी से टीरो मिसाइल फटनी रखती है। ऐसा होती है बड़े बड़े धमाकों के साथ। वह सुनामी जैसा सैन बन जाता है। रिवर का पानी हर तरफ फैल जाता है, जो मेयर की साथ साथ पेरिस की बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ ले डूबता है। बहुत बड़ी तबाही बच जाती है। सिर्फ सोफिया और सीनियर ऑफिसर ही बचती है, जो अपनी चारों तरफ तबाही को देख रही थी। आसपास लाशें और ढेरों शार्क घूम रही थीं, और बताया जा रहा था कि यह शार्क सुनामी की वजह से आसपास की एरिया में भी जा रहे हैं, जिस वजह से वो पूरे कंट्री में ही फैल चुकी है। और सबसे खतरनाक बात, वो अब यहां से पूरे दुनिया में ही फैल जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही लाएंगे, जिससे इंसानियत और दुनिया का नाम और निशान मिट जाएगा। जो चीज बहुत खतरनाक है, और इसी दिल देना देने वाली एंडिंग के साथ ही यह कहानी एंडर